हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें आपके सामने में 5 क्वेश्चंस हैं ग्रुप और रिंग के मिला के। ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आर कोई रिंग दे रखा है विद यूनिटी, उसमें यूनिटी भी है और उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का, यानी हर एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऐसा जो रिंग होता है उसको बूलियन रिंग कहते हैं। ठीक। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है आर इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। अगर इस टाइप का होगा तो ज़रूरी है कि वो जो आर है वो एक इंटीग्रल डोमेन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं। आप रिंग को ये ले लो Z2, ये एक फील्ड होता है, इज अ फील्ड, है ना, फील्ड ऑफ ऑर्डर 2। तो जो भी फील्ड होता है, दिस इम्प्लाइज अगर आर कोई फील्ड है देन आर इज इंटीग्रल डोमेन। हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता ही होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो, वो कह रहा था ना नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन नहीं होते हैं, मतलब, लेकिन हमें तो डिस्कार्ड करना था। जैसे अगर आप आर डैश लेते हैं Z2 क्रॉस Z2, तो ये फील्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर अवेलेबल होते हैं, मतलब इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होता है क्योंकि जीरो डिवाइजर होते हैं। इंटीग्रल डोमेन किसको कहते हैं? एक ऐसा रिंग विद यूनिटी जिसमें जो विदाउट जीरो डिवाइजर है, जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स ना हो, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट मतलब सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कंपोज करने के बाद, मतलब ऑपरेट करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है दैट इज ज़ीरो। अगर ऐसा ना हो तो, मतलब इफ़ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो, वाई इज़ नॉन ज़ीरो सच दैट एक्स वाई इज ज़ीरो, तो अगर ऐसे ऐसे कंडीशन आ गया किसी रिंग में तो हम कहते हैं इट इज़ विद ज़ीरो डिवाइजर। इसको कहते हैं, इस केस में ज़ीरो डिवाइजर के कहते हैं कि एक्स और वाई ज़ीरो डिवाइजर्स हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हो गया। तो आर इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, नहीं, ये तो इंटीग्रल डोमेन है, इम्प्लाई तो नहीं कर रहा। ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है आर इज़ कॉम्यूटेटिव। ठीक, इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो दो एलिमेंट्स ले लो, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है। कॉम्यूटेटिव जो वर्ड होता है वो स्पेशली जो रिंग होता है ना, वो दो ऑपरेशन होते हैं। पहले के रिस्पेक्ट में मोस्टली अबेलियन कहा जाता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव कहा जाता है। तो एक्स वाई भी रिंग में होगा, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट रिंग में है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि उसका स्क्वायर करोगे तो वो सेम एलिमेंट आता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। सो अगर मैं एक्स वाई ले लूँ तो इसका स्क्वायर करूँगा तो वो सेम चीज़ आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई शुड बी एक्स वाई, क्योंकि जो रिंग है वो ग्रुप भी वो भी होता है। तो यहाँ से कैंसिलेशन लग जाएगा। इधर से आप ये कैंसिल कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, और इधर से सॉरी लेफ्ट से एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एक्स हट जाएगा, और राइट से वो मल्टीप्लाई करोगे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कर दिया हमने? तो मेरे पास आ गया वाई एक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। फिर सिमिलरली अगर मैं वाई एक्स ले लूँ तो वो भी आइडेंटिटी, एक्स वाई भी आइडेंटिटी और वाई एक्स भी आइडेंटिटी। तो वाई एक्स भी इसके अंदर आएगा, तो वाई एक्स का स्क्वायर भी वाई एक्स आएगा। तो फायदा क्या होगा? तो यहाँ से आ जाएगा फिर मेरे पास एक्स वाई इज आइडेंटिटी। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो, इधर से करो या फिर उधर से करो, तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट मुझे ये बता रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले का इन्वर्स है। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप तो अबेलियन हो गया, कॉम्यूटेटिव हो ही गया, क्या दिक्कत है ना। यानी कि हर एक एलिमेंट, मतलब बुलियन रिंग हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, और मतलब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट्स डिवाइस 2, यानी कि या तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी होगा या उसका ऑर्डर 2 होगा। दीज आर द 2 इम्प्लीकेशंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में कह रहा है हर एक कोई भी एलिमेंट ले लो वो अपने नेगेटिव के बराबर होगा। यहाँ पे नेगेटिव मतलब एडिटिव ऑपरेशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में है। तो ऑप्शन सी के लिए अगर आप एक्स आर में से उठाते हो, ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स भी आर में होगा। ठीक है, अब वो फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करो जो आपने ऊपर अप्लाई करी थी, तो किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर वो खुद आएगा, है ना। इसका मतलब है एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स। तो मैं इसको फटाफट से सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स, और दूसरा डब्बा भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ही आएगा।
बराबर एक्स प्लस एक्स। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स, एक्स। तो यहाँ से आपके पास कैंसिलेशन लॉस से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0 और ऑल एक्स इन आर। तो यहाँ पे जो 2 आया है दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग आर, ठीक है। बट यहाँ पर हमें यहाँ पे नहीं जाना है, हमें दो एक्स कट गए तो बचा 2x, तो ये हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये चौथा वाला रिजल्ट ही है, ठीक है, कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। ये रिजल्ट ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट आर इज बूलियन रिंग with unity and I is an ideal of R। अगर ये कंडीशन है देन ये जो I है आइडियल था, देन दिस I is मैक्सिमल आइडियल if and only if I is प्राइम आइडियल, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट था। अगला है, अगर जी एन एक नोटेशन है जो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी मुझे पता नहीं है क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अगर जी एन बनाया, यानी कि कोई पर्टिकुलर एन है जिस ऑर्डर का एक ही ग्रुप मिलता है, तो क्या वो एन हमेशा प्राइम होना ज़रूरी है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप एन को 15 ले लो तो 15 मतलब 3 × 5, ठीक है, और 3 डज नॉट डिवाइस 5 - 1, यानी कि P × Q ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। और अगर आपके पास कभी ऐसा मिलता है P डज नॉट डिवाइड Q - 1, तो ऐसा ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। सो दिस इम्प्लाइज कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक, दैट इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक। तो कोई भी ग्रुप 15 ऑर्डर का होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा। तो इसका मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, यानी कोई दूसरा एग्जिस्ट करेगा भी तो वो इस साइक्लिक ग्रुप का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन 15 तो क्या कहते हैं, प्राइम नंबर नहीं है ना। वो कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर एन ऑर्डर का G15 ऑर्डर का हमारा 1 आ रहा है, तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि 15 इज प्राइम? क्या ऐसा सही है? नो, दिस इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। अगला देखो, Gn इज ग्रेटर देन 1 इफ GCD ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए ये ऑप्शन ट्रू है। तो मैं इसको कैसे प्रूव कर रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पर जो n था वो कोई नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि वो फाई एन पे डिफाइंड है ना यहाँ से, तो कोई नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी के लिए। तो मैं चूज़ करता हूँ लेट n इज ऑफ द फॉर्म 4k, वट इज k इज सम नेचुरल नंबर, यानी मैंने पर्टिकुलर छाट के 4 के मल्टीपल्स ले लिए, ठीक है, हमेशा अवेलेबल होंगे, है ना। मुझे तो सिर्फ ये दिखाना है ना कि अगर कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो जिसका GCD 1 से ज़्यादा है, तो उसके लिए ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। जब ये होगा तब ये इधर भी होगा। एक वेरिफिकेशन टाइप है ये। अगर ये होगा तो आपको पता है कि फाई n इज इवन इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है। मतलब फाई n इज इवन इफ n इज ग्रेटर देन, ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गया कि GCD ऑफ फाई ऑफ 4k इंटू 4k, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब n की वैल्यू यहाँ से तो हमेशा ये 4 या 4 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमेशा इवन नंबर है, ये भी हमेशा इवन नंबर है। तो GCD तो हमेशा स्ट्रिक्टली 1 से ज़्यादा होने वाला है ना, क्योंकि 2 तो हमेशा कॉमन में रहेगा ही, ठीक। अब यानी 4k के लिए इफ़ कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, जो वो इफ़ कह रहा था ना ये, कि अगर ऐसा हो। अब हमें ये शो करना है कि Gn यानी उस ऑर्डर का एक से ज़्यादा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, मैं नॉन अबेलियन ग्रुप की एग्जिस्टेंस दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो n हो गया, हमने 4k टाइप लिया था, है ना। 4k टाइप लेने का मतलब है एक ऐसा प्राइम तो आएगा ही, 2 टू द पावर 2 तो पक्का आएगा, और साथ में कोई और नंबर भी आएगा k, है ना। इसी टाइप की बात कर रहे हैं हम। अब इस ऑर्डर के n अगर इस फॉर्म का हो तो इस ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं? तो जो पावर में होता है, प्राइम की पावर में एटलीस्ट उतने तो एग्जिस्ट करते हैं, उसके जितने पार्टीशंस होते हैं। तो 2 के कितने पार्टीशंस होते हैं? एक तो 1 + 1 होता है और एक 2 ही होता है, तो 2 पार्टीशंस तो एटलीस्ट होते हैं। अब यहाँ से भी क्या पता है इसके अंदर भी 2 का फैक्टर अवेलेबल हो तो और ज़्यादा हो जाएंगे, या 3 की पावर का एग्जिस्ट करता हो, या कोई भी और प्राइम नंबर की पावर का, तो और ज़्यादा आ जाएंगे।
यानी कि सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू नॉन अबेलियन सॉरी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 के टाइप, यानी जो उस टाइप के ऑर्डर के हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, तो इनकी एग्जिस्टेंस भी गारंटी हो गई, ठीक है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि G8 इज इक्वल टू 2, यानी कि 8 ऑर्डर के जितने ग्रुप्स होते हैं वो नंबर्स में 2 ही हैं, मतलब दुनिया में 2 ही ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं 8 ऑर्डर के। अगर कोई तीसरा एग्जिस्ट करेगा तो या तो वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा या तो इसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो ऐसा नहीं है, दुनिया में 5 एग्जिस्ट करते हैं 8 ऑर्डर के। ऑप्शन सी 8 ऑर्डर का, एक तो ये हो गया, एक हो गया आपका ये, एक हो गया ये, और एक हो गया D4 और एक हो गया Q8, ठीक है, ये 5 है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी मुझे पता नहीं है क्या था, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 में कह रहा है अ ग्रुप इज सेट टू बी डिविजिबल, किसी ग्रुप को आप एक नाम दे दोगे डिविजिबल इफ फॉर ईच, यानी ग्रुप के हर एक मेंबर के लिए एक ऐसा मेंबर उसके अंदर मिलना चाहिए कि y टू द पावर n इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल n इन n, ठीक, यानी कि आप कोई भी चूज करो, x आप कुछ भी चूज कर लो, कुछ भी ग्रुप के अंदर से, ठीक है, ग्रुप के अंदर से कोई भी चूज कर लो, तो ऐसा एक y मिलना चाहिए कि ऐसा हो जाए फॉर ऑल n इन n। तो पहले ग्रुप की बात करते हैं, q प्लस y टू द पावर n का मतलब क्या होगा कि y को y के साथ n टाइम्स कंपोज करना, तो एडिटिव ग्रुप में कंपोज करने का मतलब होता है n टाइम्स y है, यानी ऐसा एक n मिलना चाहिए। व्हाट इज n? n इज एनी नेचुरल नंबर। आप x को फिक्स कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन n। हम किसकी बात कर रहे हैं, q प्लस में हम ग्रुप, तो x कोई रेशनल नंबर है, अगर उसको डिवाइड करोगे किसी नेचुरल नंबर से तो वो फिर से q में जाएगा, क्यों, क्योंकि q ग्रुप है इसलिए क्लोज्ड भी होगा, ठीक है, तो हमेशा y एक ऐसा मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है सी स्टार, सी माइनस 0 है ना, तो ये ग्रुप है। अब आपको बताइए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है सी स्टार, ठीक है, एडिशन में नहीं बनाता। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या मतलब होएगा कि y टू द पावर n इक्वल्स टू दिस और n को ये है, तो यहाँ पर y को एक्सट्रैक्ट कर लो, तो इसका मतलब 1/n, यानी कि जो y है वो nth रूट है x का, यानी कि आप पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z0 c में से, ठीक है, c स्टार में से एक्चुअली, तो क्या जैसे अब इसकी पावर ये जो z0 आपने बनाया इसकी पावर 1/7 कर दूँ, 1/8 कर दूँ, तो वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, यस, है ना, क्योंकि ऑल nth रूट्स एग्जिस्ट इन सी, है ना, सी में सारे रूट्स मिल जाते हैं हर ऑर्डर के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ऑप्शन सी इज अगेन ट्रू, क्योंकि ठीक है ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है। ऑप्शन सी में आओ, Z5 कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी Z5 में ny इक्वल्स टू x आना चाहिए फॉर ऑल n इन n। इसका मतलब क्या हुआ, Z5 एडिटिव ग्रुप होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर फॉर और ये होगा तो ये 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए और n की वैल्यू फिर 2 भी ले लूँ तब भी ट्रू होनी चाहिए, है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2, बट 1/2 जैसा तो कुछ फ्रैक्शन जैसा तो होता ही नहीं Zn में, है ना, उसमें 0 से लेके n-1 तक ही होते हैं, तो दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन डी में S5 देखो, तो इसमें अगर मान लो कोई परम्यूटेशन सिग्मा फिक्स्ड कर दिया आपने, ठीक है, तो एक टाउ एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसको उससे ऑपरेट करे और वही आ जाए, मतलब कोई भी परम्यूटेशन उठाओगे S5 में से तो एक दूसरा परम्यूटेशन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको उसके साथ उतनी बार मल्टीप्लाई करे और ये आ जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, फॉर ऑल एन कह रहा है ना, जैसे अगर आप ले लोगे इफ सिग्मा इज, मतलब सिग्मा को मैं पर्टिकुलरली आइडेंटिटी उठाता हूँ, आइडेंटिटी उठाऊंगा तो देयर एग्जिस्ट तो आ ही जाएगा, तो नॉन आइडेंटिटी उठाता हूँ, जैसे कोई भी अगर मैं इसको ऑड उठाता हूँ, ऑड लाना है तो किसी इवन को मल्टीप्लाई करके कभी ऑड नहीं आता, है ना, कभी इवन को ऑड, जैसे मान लो इसमें कुछ भी
सिग्मा अगर ऑड परम्यूटेशन हुआ तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑड परम्यूटेशन किसी दूसरे, और यहाँ पर इसको भी फिक्स करना, फॉर ऑल कह रहा है तो इसको भी फिक्स कर दो। जैसे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ 3 बार में आ जाएगा कोई, 4 बार में, जैसे मैंने ले लिया 1 3 1 2 3 4 5, यानी कि मुझे सिग्मा स्क्वायर करके ये लेना है। तो क्या ऐसा कोई परम्यूटेशन मिलेगा, या फिर सिग्मा 21 करके लाना है? डज देयर एग्जिस्ट एनी टाउ सच दैट दिस हैपन्स? या फिर अगर आइडेंटिटी लाना है 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, क्योंकि किसी भी इसमें 1 मिनट, इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेशली देखो अगर मैं इसको आइडेंटिटी लेता हूँ, ठीक, और ग्रुप का ऑर्डर है 5, तो ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 2 के होंगे इसमें, तो जिनका ऑर्डर 1 होगा यानी कि टाउ बराबर 1 पे 1 आ जाएगा। 2 ले लोगे उसका ऑर्डर का भी मिलेगा, 3 ऑर्डर वाले भी मिलेंगे, 4 के भी मिलेंगे, 5 के भी मिलेंगे, और 6 के भी मिलेंगे, 12 के भी मिलेंगे इसमें एलिमेंट्स इस ऑर्डर के। लेकिन जैसे इस पावर में 13 करोगे तो 13 करते ही अगर 7 कर दिया तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी पावर 7 करे और ये आ जाए, क्योंकि फॉर ऑल एन था ना, एन की वैल्यू कहीं हर एक नेचुरल नंबर से आ रही थी। तो 7 का मतलब है कि सिग्मा बराबर आई, सॉरी टाउ बराबर आई कैसे एग्जिस्ट करता है, समझ गया? तो यहाँ पर आई हटा दो पर्टिकुलर, क्योंकि आई तो हमेशा किसी ना किसी नेचुरल के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी जैसे 1 3 2 ले लिया, अब आपको ये टेस्ट करना है, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा फॉर ऑल एन के लिए। जैसे एन बराबर कोई ऐसा बताओ जिसके लिए 3 बार में मल्टीप्लाई करके आ जाए, 4 बार के लिए भी आ जाए, 5 बार के लिए आ जाए, टाउ बदलता रहेगा, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है बट इट इज़ स्टिल इनकरेक्ट। तीसरा, अब बाकी जो है एक क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं आपके सामने सिर्फ रीड कर रहा हूँ, और इनके सॉल्यूशंस अभी मैंने किए नहीं है, और मैं इस सीरीज़ को अभी एंड कर रहा हूँ। अ ग्रुप G is said to have property P if every non-trivial homomorphism from G to any group is injective, then which of the following group has this property? Z6, A5, S5 या D5? D5 means the dihedral, एग्जाम हॉल में ये लिखा था डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर, डायहेड्रल ग्रुप with 10 elements, with 10 elements, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था, एक px दिया था x to the power 2025 -1 over z5, और एक s बनाया हुआ था वो सारे अल्फा ओवर द फील्ड फ्रॉम द फील्ड के सच दैट p अल्फा इज 0, यानी सेट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल p, और ये k क्या है, k इज अलजेब्राइक क्लोजर ऑफ f5 का अलजेब्राइक क्लोजर फील्ड था वो। देन s इज साइक्लिक, s हैज 5 of 2025 elements, S has 5 of 2025 generators, and cardinality of the set S is 81. ठीक है, okay, so thank you so much for watching the video. This was all about the series of memory based questions. Okay, thank you, bye.